बैंक दर। जिस सामान्य दर पर अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है ये सब बहुत ज़्यादा पूछता है बीपीएससी में या किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड। बैंक दर का क्या इम्पैक्ट है, रेपो रेट का क्या इम्पैक्ट है, रिवर्स रेपो रेट का क्या इम्पैक्ट है, सीआरआर का, एसएलआर का, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और उनका क्या इम्पैक्ट होता है वो चीज़ भी देखेंगे। सबसे पहले बैंक दर। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर के द्वारा जो रिजर्व बैंक है वो साख नियंत्रण या क्रेडिट को कंट्रोल करता है। बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या हो सकता है, वाणिज्यिक बैंक है आरबीआई से दीर्घकालिक जो ऋण है वो ऋण कम लेगा तो बैंक के पास पूंजी भी कम हो जाएगी, यानी कि उसकी तरलता में कमी होगी। और जब पूंजी कम होगी तो ब्याज दरों में वृद्धि करेगा वो बैंक। तो बैंक दर में वृद्धि करने से क्या होगा, बैंक ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगा। निवेशकर्ताओं और परिवार द्वारा साख की मांग में कमी हो जाएगी, यानी कि जो लोग हैं वो कम लोन लेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी हो जाएगी, यानी पैसे कम आएंगे मार्केट में। उपभोग व्यय एवं निवेश में गिरावट आएगी, अर्थात पूरा जो डिमांड होगा सब समग्र मांग में वो कमी होगी। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी होगी क्योंकि उसका बिक्री कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा, जिससे मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहयोग आने के महंगाई कम होगी। अब बैंक दर में जो कमी करने पर क्या होगा, बैंक दर में कमी करने पर ये जो ऊपर हम लोग पूरा प्रभाव पढ़े बैंक दर के वृद्धि का प्रभाव, वो उसका ठीक उल्टा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बैंक ऋण ज़्यादा लेगा, तरलता उसका बढ़ जाएगा और बैंक दर के ब्याज दर में कमी होगा, साख की मांग में वृद्धि होगी, अर्थात अर्थव्यवस्था की तरलता में मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा। बैंक दर कम करने से मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा। वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी क्योंकि लोगों के पास पैसा हो जाएगा, समग्र मांग में वृद्धि होगी। और मुद्रा अपस्फीति, यानी जो नीचे गिर रहा था मार्केट उसको नियंत्रित किया जाएगा मार्केट में पैसा डाल के। अब रेपो रेट क्या होता है अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त कर लेते हैं रेपो दर होता है। बैंक दर नॉर्मल हो गया, रेपो दर हो गया से कभी कभी कम समय के लिए होता है। और रेपो दर में वृद्धि और कमी का जो प्रभाव है वो बैंक दर में वृद्धि और कमी के समान ही होता है। अब रिवर्स रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर होता है अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर, जब मुद्रा ज़्यादा हो जाता है मार्केट में तो उसको कम करने के लिए जो आरबीआई है वो ये काम करता है ताकि जो कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक अपनी नकदी को रख सकें। अब रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे जिससे बैंकों की तरलता में कमी होगी। तरलता में कमी होगी तो बाजार में तरलता की कमी होगी, ब्याज दर में वृद्धि होगा। निवेशकर्ता और परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी होगी, अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी होगी। उपभोग व्यय और नया निवेश व्यय में गिरावट आएगी, अर्थात समग्र मांग में गिरावट आएगी। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण, यानी कि जो महंगाई है वो नियंत्रित रहेगी। मुद्रास्फीति, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। रिवर्स रेपो दर में कमी करने पर जो बैंक है वो पैसा जमा नहीं करेगा, जिससे चलते बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तब वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम रखेगा ताकि लोन लोग ज़्यादा लेगा तो लोग के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण लोग ज़्यादा सामान खरीदेगा, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी। और मुद्रा अपस्फीति, वो मुद्रास्फीति था, यानी मुद्रा अपस्फीति यानी कि जो मार्केट है वो वस्तुओं का दाम बहुत कम हो जाएगा, उसको नियंत्रण में सहायक होगा। अब बचत बैंक दर क्या होगा, बैंक ग्राहकों को छोटी छोटी बचतों पर बैंक द्वारा जो ब्याज दर जाता है उसको बचत बैंक दर कहते हैं। जमा दर, बैंक
ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर को जमा दर कहते हैं। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा रखना पड़ता है उसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। इसकी दर जितनी उच्च होगी बैंकों की साख सृजन क्षमता उतना ही कम होगा। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। वैधानिक सरलता अनुपात यानी कि SLR, किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो नगद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा में अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है उसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है और इसमें भी कमी वृद्धि का प्रभाव बैंक दर के जैसा ही होता है। प्राइम लीडिंग रेट PLR, किसी भी बैंक के लिए प्राइम लीडिंग रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने को तैयार है। यह दर एक तरह से आधार दर के रूप में कार्य करती है। इसको ध्यान में रखकर ही अन्य उद्यमियों के संबंध में बैंक अपने ब्याज दर निर्धारित करता है। अब आधार दर प्रणाली यानी बेस रेट, RBI ने PLR आधारित उधार दे प्रणाली के आधार पर जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली लागू किया है। इसका जो वैल्यू है वो PLR से कम होगा और कोई भी बैंक इससे निजी दर पर किसी को उधार नहीं देगा। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसमें पहले जब शुरुआत में इसमें भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की हिस्सेदारी 50-50% थी। इसकी स्थापना शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करने तथा स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। अब यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1998 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत हुई थी। इसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं को प्राप्त करना, वितरण, निर्यात तथा आयात करना है। नाफेड ने मूल्य स्तर के स्थिरीकरण तथा बाजार में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में की गई थी। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि बंधक बैंक के रूप में 1919 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुआ था, लेकिन कार्य अपना 1 जुलाई 1966 से शुरू हुआ। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI, इसकी शुरुआत 20 मार्च 1985 को हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI, इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1964 को हुई थी। इसकी परिसंपत्तियों का परिचालन का अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के पास है। इन सब की जो UTI में हिस्सेदारी है 25% है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। भारतीय बीमा और विनियामक विकास प्राधिकरण ADA की स्थापना 1999 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 17 मार्च 1997 को की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता है। प्रमुख वित्तीय संस्थानों को एक बार देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1948 में। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना जनवरी 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जिसके मुख्यालय मुंबई, उसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 को।
कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक यानी कि नाबार्ड, उसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 20 मार्च 1985 को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मुख्यालय लखनऊ है, इसको सिडबी कहते हैं। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जुलाई 1988 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या खाली ग्रामीण बैंक कह सकते हैं, उसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सितंबर 1956 में, मुख्यालय इसका मुंबई में। भारतीय साधारण जीवन निगम यानी कि GIC, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1972 में। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982, वही नाबार्ड। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब यहाँ पे देखते हैं भारत में पत्र मुद्रा का कैसे विकास हुआ। सरकार के एकाधिकार के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गमन 1861 के बाद हुआ। 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व RBI को दे दिया गया, क्योंकि स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट जारी किए। 1947 के बाद जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट के स्थान पर अशोक के स्तंभ के सिंहों के चित्र वाले पत्र मुद्रा जारी किए गए। 1987 में सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये के नोट जारी किए गए। और 1996 से सभी नोटों पर अशोक स्तंभ की जगह महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आए, जो अभी तक चल रहा है। रिजर्व बैंक इंडिया के गवर्नर YV रेड्डी के कार्यकाल के दौरान 1905 से जो भी नोट निकला है, उनके निर्गमन वर्ष छपना शुरू हुआ। पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का था, जो 1949 में चलन में आया था, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का चित्र था। 1 रुपये का नोट और सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है, और इस पर 2004 होता है, वो केंद्रीय वित्त सचिव का होता है। भारतीय मुद्रा 1957 तक 16 आने विभाजित था, लेकिन 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई और रुपया को 100 समान भागों में बांटा गया, और जो नया पैसा प्रचलित था वो 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर, अलग अलग नहीं मिलाकर, कुल 17 भाषाओं में लिखा हुआ है। और रुपये के सिंबल का चयनित चिन्ह के जो रचना IIT मुंबई के विद्यार्थी रहे उदय कुमार ने की है। अपने रुपये का अलग पहचान रखने वाला विश्व का 5वां देश हो गया है। शेष मुद्राएं कौन थी? अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरो। RBI द्वारा जारी 50 रुपये के नए नोट के पृष्ठभाग तक हम्पी का पत्थर से बना रथ का अंकन किया गया है। और 2000 के नोट पर मंगलयान, सबसे महंगा मंगलयान मिशन था, 500 करोड़ का, 2000 पे उसी का है। रुपये कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया। इसका शुभारंभ 23 मई 2011 को काशी गोमती बैंक के डेबिट कार्ड के रूप में किया गया, लेकिन वाणिज्यिक स्तर पर इसे 26 मार्च 2012 को जारी किया गया। अब भारत में नोटबंदी की जो घोषणा हुई थी 8 नवंबर 2016 में हुई थी। भारत में रुपये पैसे कहाँ छपते हैं? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, करेंटी नोट प्रेस नासिक, महाराष्ट्र बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, सालबनी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक। और सिक्योरिटी का जो पेपर मिल है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद में ही जन्म हुआ था किसका? शरद यादव का। और शरद यादव, अजी होशंगाबाद का नया नाम था नर्मदापुरम हो गया। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। हम नीचे देखते हैं DFHI यानी डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना अप्रैल 1988 में की गई थी। STCI सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना विशेष रूप से कॉल रेट को नियंत्रित करने के लिए हुआ है। कॉल दर बैंक दर से ऊपर या नीचे हो सकती है। DFHI द्वारा निर्धारित सामान्यतः बैंक दर से ऊपर होती है। भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार 1917 में निर्गत की गई थी, और जो पहला बजट था 1860 में जेम्स विल्सन प्रस्तुत किया था। गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की भारत में शुरुआत 1955 में की गई थी, लेकिन 1997-98 के बजट में इसे बंद कर दिया गया। एक्चुअली एडहॉक ट्रेजरी बिल होता है अस्थायी
फंड संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अत्यंत जरूरी है उसके लिए निर्मित किया जाता है। यूटीआई भारतीय जो यूनिट ट्रस्ट है 1964 वाली, वो भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की संस्था है। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी जो शेयर बाजार को विनियमित करती है, उसकी स्थापना 2 अप्रैल 1988 को की गई थी और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा से वैधानिक दर्जा दिया गया था। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ थी, जो कि प्रवर्तक कंपनियों IDBI, ICICI और IFCI द्वारा दी गई थी। सेबी विधेयक 2002 के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ तक का जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। अब विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डी जोन्स। डी जोन्स कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। निक्की से आप निप्पन सोच सकते हैं। निप्पन किसका नाम था? जापान का। तो निक्की कहाँ है? टोक्यो में। मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट में है। हांग सेंग हांगकांग नाम से स्पष्ट है। सीमेक्स या स्ट्रेटस, सीमेक्स मतलब सिंगापुर, और टाइम्स भी, स्ट्रेट्स टाइम्स शायद में भी है। कोस्पो कोरिया, सेट थाईलैंड, तेन ताइवान, तेन से ताइवान याद रखिएगा, शंघाई चीन में है। नॉस्डक यूएसए, नॉस्डक और डी जोन्स दोनों यूएसए में है। S&P कनाडा, बोवेस्पा ब्राज़ील नाम से स्पष्ट है। मिबटेल इटली, IPC मैक्सिको, सियोल कंपोजिट सियोल, FTSE 100 लंदन। भारत के प्रमुख शेयर बाजार देख सकते हैं। राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि NSE, इसकी जो स्थापना की संस्तुति थी 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। राष्ट्रीय शेयर बाजार की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये। इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई में वर्ली में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इसकी स्थापना 1875 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से हुआ था। 2002 में इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया और 19 अगस्त 2005 से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भारतीय कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जिनमें डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, HDFC, ICICI बैंक, MTNL, VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड, विप्रो, टाटा मोटर्स आदि। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नॉस्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी इन्फोसिस थी। अब कुछ सेंसेक्स देख सकते हैं जो सूचकांक होता है। BSE सेंसेक्स, इसमें 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978-79 है। BSE 200 200 शेयरों का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिबंध, इसका आधार वर्ष 1989-90 डॉलेक्स। BSE सूचकांक, BSE 200 सूचकांक है, डॉलर मूर्ख के सूचकांक है। इसका आधार वर्ष 89-90 है। NSE 50 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक का नाम बदलकर S&P CNX निफ्टी की रखा गया है। चलिए बजट देख लेते हैं। बजट एक फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ, जिसका अर्थ है छोटे चमड़े का थैला, जिसके प्रथम प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड का था रॉबर्ट वालपोल 1721 से 42 तक रहा है। वित्तीय प्रस्ताव को एक चमड़े के थैले में रखा हुआ था। लोगों ने कहा कि बजट है बजट। अब बजट के प्रकार देख ले। संतुलित बजट, जब आय और व्यय लगभग बराबर थे, संतुलित बजट कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के निकट होती है तो इसकी अनुशंसा की जाती है। घाटे का बजट, जब बजट प्राप्तियां बजट व्यय से अधिक होती हैं तो घाटे का बजट कहते हैं। ऐसे जो घाटे का बजट है जनरली विकासशील देशों में पेश किए जाते हैं, भारत में भी वही है। अधिशेष बजट, जब बजट प्राप्तियां बजट व्यय से अधिक होती हैं तो उसे अधिशेष बजट कहा जाता है। जब राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक हो तो उसको घाटा कहते हैं। मतलब आएगा कम जाएगा ज़्यादा तो घाटे न होगा। राजकोषीय घाटा, सरकार की आय और उसके व्यय का अंतर है, उसे
राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा बराबर होता है बजट घाटा प्लस बाजार उधारी प्लस देयता। राजकोषीय घाटा जो है केंद्र सरकार के राजकोषीय कार्य निष्पादनता को मापने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीतिगत मापदंड है। केंद्र सरकार द्वारा अधिक उधारी आरबीआई से उधारी है। अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति बढ़ जाती है जिससे उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सरकार की ऋण पात्रता यानी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है। राजकोषीय घाटे को सार्वजनिक व्यय में कम करके और राजस्व में वृद्धि करके नियंत्रित किया जाता है। प्राथमिक घाटा देखते हैं, वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का व्यय उसके राजस्व से कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, उसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान करना। अब देखते हैं हम लोग भारत में जो बजट है उसके बारे में। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। 1859 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य सर जेम्स विलियन को वित्त सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया, इसलिए भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक जेम्स विलिसन को कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बजट को पेश करने का दिया गया है होगा। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ नियुक्त किया जाता था, परंतु 1921 में नियुक्त ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1924 में निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए। 1925 में पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया, लेकिन 2017 में जब भाजपा की सरकार थी, अभी भी है वही है, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया जाए और 2017 के रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया गया। मेंस में आया दरोगा में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, R.K. शनमुगम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था और यह बजट केवल 7.5 महीना के लिए था, 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए। जॉन मथाई वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958-59 का बजट पेश किया और कहा कि अगले वर्ष से बजट जो 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। भारत में अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया गया, जबकि पी चिदम्बरम ने 8 बार बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। अंग्रेजों ने भारत में बजट जो है शाम को 5 बजे पेश करना शुरू किया, लेकिन 1999 में राजग सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया। 25 फरवरी 1992 को भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट का टेलीविज़न पर प्रसारण शुरू हुआ। महत्वपूर्ण कर सुधार समितियां देख लेते हैं। वाचू समिति जो है प्रत्यक्ष कर के लिए है। LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए, राजा चिलैया समिति कर सुधार के लिए है। केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण के लिए है। रंगराजन समिति पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश करता है। YB रेड्डी समिति वायकर छूटों में समीक्षा देता है। पार्थ सारथी सीम कमेटी कर नीति को। भूरेलाल कमेटी है जो मोटर वाहन करों में वृद्धि पर के बारे में सुझाव दिया है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए चिलैया समिति का गठन 1991 अगस्त 1991 में किया गया। इस समिति की सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम 1994-95 वित्तीय वर्ष में 3 सेवाओं सामान्य बीमा स्टॉक और टेलीफोन सेवा पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया। सरकारी व्यय को जो नियंत्रित करने वाले अधिकारी हैं, वो प्राधिकारी जो है सो वो कौन है? वित्त मंत्रालय है। GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है।
8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। दुनिया में सर्वप्रथम फ्रांस ने वर्ष 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। जीएसटी से छूट की सीमा 20 लाख रुपए है। विशेष राज्यों में 10 लाख रुपए है। इसका 4 कर दर है 5, 12, 18 और 28%। अब हम लोग कृषि के बारे में देखते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। आज भी देश का लगभग 54.6% कार्यबल कृषि से जुड़ा हुआ है। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का 0.3% कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि अमेरिका में 4% है। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। देश का लगभग 55% कृषि भाग वर्षा पर निर्भर है। कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9 भाग कृषि पर और इससे संबंधित उद्योग धंधे में अपनी आजीविका कमाता है। सबसे अधिक जो सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश है सबसे आगे, उसके बाद पंजाब, फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा है। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य है वो असम है। और क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सिंचित राज्य पंजाब है और सबसे ज़्यादा असिंचित राज्य मिजोरम है। नलकूप, कुआं तथा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र के आधार पर सबसे निम्न क्रम है नलकूप, उससे ज़्यादा नहर और उससे ज़्यादा कुआं। नलकूप द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। देश के अधिकतर भागों में भारतीय मृदा में ब्रोंज, जिंक, तांबा और लोहा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाई देती है। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी, जिसे 1950 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग का नाम दे दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 से लागू किया गया, जिसमें अटल जी प्रधानमंत्री थे। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार का है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत को सीमांत जोत कहा जाता है। 1 से 4 हेक्टेयर वाली जोत को लघु जोत और 4 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल वाली जोत को बृहद जोत कहा जाता है। सबसे पहले 1920 में बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई थी। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी और पंचवर्षीय योजना से माना जाता है और सबसे ज़्यादा फायदा गेहूँ को हुआ था। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ 1904 में हुआ था। कृषि क्रेडिट कार्ड तो ही गया। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में। रबड़ बोर्ड का कोटाया में। चाय बोर्ड का कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड का कंटूर में। मसाला बोर्ड का कोच्चि में। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का दिल्ली में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का पुणे में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का कोलकाता में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का हैदराबाद में। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में आर.भी. गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाता है, जिसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम इसी से संबंधित है। भारतीय मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत मई 2020 में की गई थी और मत्स्य पालन क्षेत्र की जो महत्ता को देखते हुए फरवरी 2019 में मत्स्य पालन विभाग की स्थापना किया गया था। शायद इसका मंत्री था गिरिराज सिंह। विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान लगभग 2.15% है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है, यानी कि 1/2018 से। उद्योग देखते थे देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। अब आगे देखते हैं भारत की महारत्न कंपनियां कौन है। हाँ, महारत्न या नवरत्न की कंपनियां देख लीजिएगा। महारत्न कंपनी उसको मिला जो नवरत्न दर्जा प्राप्त हो, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, 3 वर्षों में इसका औसत कारोबार 25,000 करोड़ से उससे अधिक हो और 3 वर्षों में इसका कर पश्च औसत लगभग 5 करोड़ से अधिक हो, औसत रेट वर्थ 15,000 करोड़ से अधिक हो। कौन कौन महारत्न है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी, कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी मुंबई में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, इसकी स्थापना 1974 में मुंबई में की गई थी। अब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1989 मुंबई में की गई थी। अब देख लेते हैं कि ओएनजीसी का हेडक्वार्टर जो है देहरादून में है, कोल इंडिया लिमिटेड का कोलकाता में है, और पेट्रोलियम वाला भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल, दोनों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अब बाकी सबका दिल्ली में है। कपड़ा उद्योग भारत के कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है जो मुंबई में है। चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के कुल रेशम उत्पादन का आधे से अधिक कुछ भाग यहाँ कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित है। लघु उद्योग विकास संगठन SIDO, इसकी स्थापना 1954 में 1954 में की गई थी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। सीट भी आपको पता है, 2 अप्रैल 1990 को हेडक्वार्टर का है मुंबई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 की गई थी। मेक इन इंडिया का प्रतीक कोग से बने शेर है। भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग दुनिया में तीसरे स्थान पर है। मात्रा के मामले में चीन और इटली के बाद आता है, और मूल्य के मामले में 14वीं सबसे बड़ा उद्योग है, क्योंकि जेनेरिक दवाओं का बहुत ज़्यादा उत्पादन भारत करती है। 2020-21 इसका लेटेस्ट डाटा देखेंगे, अभी नहीं। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा संपत्तियां, RBI का स्वर्ण भंडार, सरकार के SDR राशि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व ट्रांसपोजिशन RTP। अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर की गई थी, और कार्य 1 मार्च 1947 को शुरू हुआ था। इसके कुल 190 सदस्य हैं, और 190वां सदस्य है अंडोरा, जो कि यूरोपीय देश है। IBRD यानी पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। IBRD को ही अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर विश्व बैंक के नाम से पुकारा जाता है। GATT यानी प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 30 अक्टूबर 1947 को हुआ था, और 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ। 22 दिसंबर 1945 को GATT का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, और 1 जनवरी 1955 को इसका स्थान WTO ने ले लिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान WTO का 164वां सदस्य बना, यानी इसका सदस्य देशों की संख्या कितना? 164 है। रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों, वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ प्रमुख कथन है। अर्थशास्त्र है जो चुनाव का विज्ञान है, रॉबिन्स का कथन है। अर्थशास्त्र है जो वास्तविक विज्ञान है, भी रॉबिन्स का ही कथन है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, मार्शल का कथन है। अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं है, रॉबिन्स का कथन है। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करना है, JK मेहता का कथन है। अब कुछ पूर्व प्रमुख पुस्तकें हैं इससे रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस है एडम स्मिथ की, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस है सैमुएल्सन की, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है मार्शल की, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस है रॉबिन्स का, दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स का, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जेम किन्ज का है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किन्स का है, हाउ टू पे फॉर वॉर ये भी किन्स का कथन है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादक कौन है। विकास का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी दिए थे। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत, असंतुलित विकास का जो सिद्धांत है वो रेगनर नक्स दिया था। क्लीनिंग एंड द पुअर PS मिन्हास,
एनु इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन गुरनार्ड मेंडल। वैट दिया था, प्रथम प्रतिपादक था एफ वॉन सीमेंस। असंतुलित विकास का सिद्धांत दिया हर्समैन। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टोव। व्यय आकार का सिद्धांत दिया कोल्डार। पता नहीं, एक और देख लेते हैं। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस एकेसेन। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण एडम स्मिथ दिया है। अब कुछ प्रमुख समितियां जो हैं देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या संबंधित है। जानकी रामन समिति प्रतिभूति घोटाला। दांतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता। महाल नोबी समिति राष्ट्रीय। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। खुसरो समिति कृषि साख। गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। सच्चर समिति तो मुसलमान से संबंधित है, मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। इस तारापुर समिति रुपये की पूंजी खाते पर प्रति परिवर्तनीयता। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य प्रणाली पर सुझाव। बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार। महाजन समिति चीनी उद्योग। सत्यम समिति वस्त्र नीति। मीरा सेठ समिति हथकरघा का विकास। अब यहाँ पे विविध देखते हैं। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र और सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों क्या है? चीन है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में दार्जिलिंग में हुआ था। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य 1997 महाराष्ट्र था। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन ने दिया था। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो प्रमुख फैक्ट्री था सिंदरी उर्वरक कारखाना। चितरंजन का इंजन बनवाने का कारखाना। भारतीय टेलीफोन उद्योग। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। पेंसिलिन फैक्ट्री। भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना हुई थी। विश्व में सबसे ज़्यादा सहकारी संस्थाएं। भारत में सबसे ज़्यादा नगरीकरण जो सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है गोवा राज्य में हुआ है। राष्ट्रीय आय के सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। भारत में डीजल बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा में खोला गया था। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक नया निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में की गई थी। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत 1952 में की गई थी। गोल्डन हैंड शेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। भारतीय बैंकों के विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रैंड स्वर्ण रिफाइनरी दक्षिण अफ्रीका में है। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। बाड़मेर में तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं। 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया। व्हाइट गुड्स का तात्पर्य अभिजात वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में उपयोग की जाने वाली वस्तु जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इससे होता है। ताप विद्युत उद्योग जो है भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। मुद्रास्फीति से देनदारों का लाभ होता है। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। मांग मुद्रा एक अल्पकालिक वित्त है जिसका उपयोग बैंकों के बीच लेन देन के लिए किया जाता है। वेंचर कैपिटल का अर्थ है नए उद्यमियों को प्रदान किए गए दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है। तो लूसेंट का जो इकोनॉमी है वो यहीं तक है।